चलिए आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट वर्ड जो आपका है वो है कैपिटल। इंडिया की कैपिटल या यूपी की कैपिटल नहीं। डन। नेक्स्ट वर्ड है कैपिटल। और कैपिटल का मतलब होता है जो बिजनेस का मालिक है, मालिक ने अपना खुद का पैसा अपने बिजनेस में कितना लगाया है उसे कैपिटल बोलते हैं। फिर समझ लीजिए, जो बिजनेस होता है बेटे वो दो जगह से अपना पैसा अरेंज कर सकता है। ठीक। बिजनेस जो फंड रिक्वायर्ड होता है, देखिए फंड फंड दो जगह से अरेंज हो सकता है। पहला है खुद ओनर का पैसा। ठीक। ओनर्स फंड। और दूसरा है आपका बोरोड फंड। ठीक। तो इस फंड को हम आपका कैपिटल बोलेंगे, जो कि ओनर का खुद का पैसा है। इसे हम लोन बोलेंगे, कैपिटल नहीं बोलेंगे, लोन बोलेंगे। क्लियर है? डन। तो भाई बिजनेस में पैसा दो जगह से आता है, या तो ओनर के पास खुद इतना पैसा वो अपना बिजनेस खड़ा कर ले, या फिर वो लोन ले ले। तो इसको हम कैपिटल नहीं बोल सकते, कैपिटल बोलेंगे इसको जो ओनर का खुद का पैसा है। क्लियर है नहीं क्लियर है? चलिए शुरू करें जरा। इस कैपिटल वर्ड को भी मतलब कि हम लोग लिख लेते हैं इसी तरीके से। देखिए, इट रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड। यहीं से लिखते हैं, इट रेफर टू द अमाउंट इन्वेस्टेड टू द, नीचे आ जाते हैं, प्रोप्राइटर, टू द प्रो, एक मिनट, हाँ, राइटर। ठीक। टू द प्रोप्राइटर इन अ बिजनेस यूनिट। क्लियर? तो कैपिटल उस अमाउंट, सॉरी, कैपिटल उस अमाउंट को रेफर करता है बेटा वर्ड, जो कि इन्वेस्ट किया जाता है प्रोप्राइटर के द्वारा बिजनेस यूनिट में। क्लियर है? आगे लिखते हैं, इट इज द अमाउंट, it is the amount with the help of which देखिए ध्यान दीजिएगा, ये वो अमाउंट भी होती है जिसकी मदद से हम अपने बिजनेस के लिए गुड्स एंड असेट्स परचेज करते हैं। विद द हेल्प ऑफ विच goods and assets are purchased। ठीक। are purchased in the business। क्लियर? ये आपका बेटे एक बिजनेस है। मजे आ गए? चलिए, हाँ जी, ठीक। ये बिजनेसमैन है, यानी कि मैंने लिखा ओनर। ओनर या प्रोप्राइटर एक ही बात है। ओनर की तरफ से एरो बढ़ना है बिजनेस की तरफ, यानी कि ये है मनी, जिसे हम बोलते हैं कैपिटल। डन। जिसे हम बोलते हैं कैपिटल। तो बिजनेस का जो ओनर है, मालिक है, मालिक के पास से पैसा जाता है बिजनेस में। बिजनेस इस पैसे को अपने हिसाब से खर्च करता है। क्या करता है? अपने हिसाब से खर्च करता है।
किस पे स्पेंड करता है, किस पे खर्च करता है? गुड्स खरीदने में, असेट्स खरीदने में। क्लियर? क्या खरीदता है? असेट्स। क्या खरीदता है? गुड्स। और कहां खर्च कर सकता है? अदर एक्सपेंसेस। ठीक, अदर एक्सपेंसेस के एग्जाम्पल सर जरा बता दीजिए कि असेट्स और गुड्स खरीदने के अलावा भी क्या कोई खर्चे होते हैं? बिल्कुल होते हैं बेटे। जैसे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना। ठीक, नहीं समझ आया? इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, जैसे कि आपका टेलीफोन बिल पे करना, जैसे कि आपका सैलरी पे करना। डन। जैसे कि आपका वेजेस, वेजेस मीन्स हो गई मजदूरी। जो मजदूर होते हैं, जो श्रमिक होते हैं, उन लोगों को जो पेमेंट दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड वेजेस। क्लियर? तो अदर एक्सपेंसेस में ये चीजें आपकी आ जाएंगी। तो भाई इनके लिए भी तो पैसा चाहिए ना। क्लियर? तो कैपिटल क्या है? कैपिटल वो अमाउंट है जिसे बिजनेस का मालिक बिजनेस में लगाता है और बिजनेस उस पैसे को अपने हिसाब से यूज करता है, चाहे उससे वो असेट्स खरीदे, चाहे उससे वो गुड्स खरीदे, या वो उसी पैसे से एक्सपेंसेस का पेमेंट करे। ये डिपेंड करता है बिजनेस के ऊपर, ना कि बिजनेस के मालिक के ऊपर। बिजनेस उसे अपने तरीके से यूज करता है। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड है आपका ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब यहां पर वो नहीं बेटा जो आप समझ रहे हैं बचपन से जो ड्राइंग करते आए हैं। ठीक, ड्राइंग का मतलब है कि बेटे आपने देखा होगा जब आपका कोई बिजनेस होता है तो कभी ना कभी हमें पैसों की भी जरूरत पड़ जाती है, या कभी हमें बिजनेस में से कुछ माल ही निकालना पड़ जाता है। ठीक, तो जब कभी भी आप, या आपका मतलब ओनर, जब कभी भी बिजनेस का मालिक बिजनेस में से कुछ पैसा या माल अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लेता है तो उसे हम बोलते हैं ड्राइंग। सर पर्सनल यूज का मतलब? पर्सनल यूज का मतलब हो गया कि उसने पैसे बिजनेस में से निकाल लिए अपने बच्चे की स्कूल की फीस भरने के लिए। बेटे स्कूल की फीस भरना कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, ये बिजनेसमैन के घर का खर्चा है। बिजनेसमैन है भाई, शादी में जा रहा है, गिफ्ट भी देगा, तो उसने पैसे निकाले, उससे गिफ्ट खरीदा और जाके मतलब कि अपने फ्रेंड की शादी में जाके गिफ्ट दे आया। ठीक, ये भी ड्राइंग है, क्योंकि ना तो उसका फ्रेंड बिजनेस का कोई कस्टमर था और ना ही कोई मतलब कि सप्लायर था। इसका मतलब ओनर बिजनेस में से पैसा निकालकर अपने पर्सनल यूज में कहीं भी खर्च करे, स्कूल की फीस दे दे, या मतलब कि पार्टी कर ले, या मतलब कि पिज्जा खा ले, तो सारे खर्चे आपके ड्राइंग बोले जाएंगे। क्लियर? सभी खर्चों को हम लोग क्या बोलेंगे? ड्राइंग। तो इसको भी लिखते हैं बेटे एनी कैश। एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स, कोई भी बेटा आपका कैश या फिर कोई माल विड्रॉन किया जाता है, यानी निकाला जाता है। विड्रॉन का मतलब था निकालना। ठीक, विड्रॉन बाय द ओनर विड्रॉन बाय द ओनर किस यूज के लिए? फॉर पर्सनल यूज। फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए। अच्छा, पर्सनल यूज के लिए केवल माल नहीं, कोई पेमेंट भी अगर पर्सनल यूज में हो जाए तो, और एनी प्राइवेट पेमेंट मेड। ठीक, एनी प्राइवेट पेमेंट मेड
आउट ऑफ बिजनेस फंड। प्राइवेट पेमेंट किसमें से किया जा रहा है? आउट ऑफ बिजनेस फंड आर कॉल्ड ड्रॉइंग। आर कॉल्ड ड्रॉइंग। ये लीजिए, क्लियर है बेटे? समझ में आ गया कि चाहे आप कैश निकालें या कोई भी गुड्स निकालें बिजनेस से, ठीक, किस यूज के लिए? फॉर पर्सनल यूज, क्लियर? या पैसा निकाल के आप कोई प्राइवेट पेमेंट कर दें, आपने प्राइवेट पेमेंट कर दिया, कहां से? आउट ऑफ बिजनेस फंड, उसे हम क्या बोलेंगे? ड्रॉइंग। क्लियर है? नहीं आया समझ में? आगे चलें? हाँ जी, चलें आगे? क्या हुआ, मना कर रहे हो? चलो भाई चलते हैं आगे। चलिए भी आगे चलते हैं। अगला वर्ड है बेटे लायबिलिटी। क्या है अब अगला वर्ड? लायबिलिटी। ये लायबिलिटी क्या चीज होती है? ये लायबिलिटी क्या चीज होती है बेटे? अगर मैं इसे सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो लायबिलिटी का मतलब होता है फ्यूचर पेमेंट। यानी कि एक बिजनेस का ट्रांजैक्शन हुआ था कभी हमारे पास्ट में, बिजनेस के पास्ट में एक ट्रांजैक्शन किया गया था। और ट्रांजैक्शन क्या होता है? दो पार्टीज के बीच में लेन देन। अब हुआ क्या, हमारे बिजनेस ने और हमारे कस्टमर ने एक ट्रांजैक्शन की डील हुई थी। कस्टमर ने बोला था कि ये लो 50,000 रुपए, मुझे माल भिजवा देना। ठीक, अब हुआ क्या, हमने पैसे तो ले लिए, माल नहीं भिजवाया, तो ट्रांजैक्शन आधा हुआ। उसने तो अपना काम परफॉर्म कर दिया, अभी मेरा काम परफॉर्म करना बाकी है। यानी कि उसने तो पैसे दे दिए माल के, लेकिन मैंने अभी माल नहीं भेजा। ठीक, तो जब तक कि मैं वो माल नहीं भेज दूंगा तब तक मेरी लायबिलिटी बरकरार रहेगी। क्लियर बेटे? तो लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? फ्यूचर पेमेंट। अब पेमेंट किसी भी चीज में हो, कैश में, गुड्स में, या फिर आपका सर्विसेज में। फ्यूचर में जाके हमें कुछ भी देना पड़े, हो सकता है फ्यूचर में जाके हमें कैश देना पड़ जाए, हो सकता है फ्यूचर में जाके हमें गुड्स देना पड़ जाए, ठीक है ना? और हो सकता है फ्यूचर में जाके हमें सर्विस देनी पड़े। तो तीनों ही केस में वो हमारी लायबिलिटी है। ठीक है ना बेटे? तो तीनों ही केस में हमारी वो लायबिलिटी है। चलिए लिखते हैं लायबिलिटी is an obligation लायबिलिटी क्या होती है? इज एन ऑब्लिगेशन ऑफ पास्ट ट्रांजैक्शन। किसका ऑब्लिगेशन होती है? पास्ट ट्रांजैक्शन का। which are payable in future। क्लियर? which are payable in future। अब मैंने बताया था कि फ्यूचर में किसमें, किसी भी चीज में पे करना पड़े, कैश में पे करो, गुड्स में पे करो, किसी भी चीज में, तो which are payable in future either in cash
और इन काइंड। क्लियर? और इन काइंड, ये काइंड जो वर्ड है इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि एनी गुड्स। भाई आपने अपने कस्टमर से पैसा ले लिया पर उसे माल तो नहीं दिया ना अभी, तो आपको फ्यूचर में ऐसे क्या देना है, माल देना है, तो एनी गुड्स। क्लियर? अब ऐसा समझ लो बेटे कि आपकी एक मशीन थी जो यूज करते 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 बहुत पुरानी हो गई। अब आपने सोचा इसे कबाड़े में बेच दिया जाए, तो आपने एक कबाड़े वाले को बुलाया, कबाड़े वाले से कहा कि भैया देखो ये मशीन है, इस मशीन को मतलब कि मैं बेचना चाहता हूं। कबाड़े वाले ने कहा ठीक है मैं खरीद लूंगा, मैं इसके 50,000 दूंगा। तो हमने कहा कि ठीक है डन, लाओ दे दो। तो उसने 50,000 दे दिए। जब वो मशीन ले जाने लगा तो हमने उससे बोला एक काम करो भैया इसे 2 दिन बाद ले जाना। क्लियर नहीं क्लियर है? या 2 महीने बाद ले जाना। समझ आया नहीं आया? तो इस कंडीशन में उससे तो पैसे हमने अभी ले लिए और अभी तक हमने अपना काम परफॉर्म नहीं किया, यानी कि जो हमारी ड्यूटी थी वो हमने परफॉर्म नहीं की, वो हमने फ्यूचर के लिए टाल दी कि बाद में दे देंगे। तो एनी गुड्स, एनी असेट्स। क्लियर? एंड सर्विसेज, ये तीनों ही काइंड में आएंगे। तो लायबिलिटी क्या होती है, एक ऐसा फ्यूचर पेमेंट होती है जिसका पेमेंट फ्यूचर में या तो कैश में होगा या काइंड में होगा। काइंड का मतलब किसी भी गुड्स में, किसी भी असेट्स में, किसी भी सर्विस से। फ्यूचर में आपको इन तीनों में से कुछ भी देना पड़े तो वो आपकी लायबिलिटी है। क्लियर है अच्छी तरीके से? चले आगे। देखिए बेटे नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है वो है टाइप्स ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी कितने तरीके की होती है? ठीक, टाइप्स ऑफ लायबिलिटी। डन। टाइप्स ऑफ लायबिलिटी, इसे थोड़ा छोटा कर देता हूं। ठीक है बेटे, टाइप्स ऑफ लायबिलिटी। देखिए बेटे टाइप्स ऑफ लायबिलिटी, मैं लायबिलिटी के टाइप्स आपको बता रहा हूं तो बेटे 2 बेसिस पे बताऊंगा। पहला ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, और दूसरा बताऊंगा बेटे मैं आपको ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। क्लियर? ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। चले आगे? हाँ जी चले ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पर पहले बात करते हैं। बेटे टाइम के बेसिस पर अगर देखा जाए तो लायबिलिटी 2 तरीके की रहती है। एक होती है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ठीक है, लायबिलिटीज, और एक होती है शॉर्ट टर्म। क्लियर? एक होती है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, एक होती है शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम के बेसिस पर अगर लायबिलिटी को हम डिवाइड करें तो 2 टाइप्स बनते हैं। पहला बनेगा आपका लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, दूसरा शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। क्लियर बेटे? ये जो आपका बेटा शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज है इसे हम करंट लायबिलिटी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? करंट लायबिलिटी। क्लियर? और इसको हम बेटे फिक्स्ड लायबिलिटी के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? इसको हम आपका फिक्स्ड लायबिलिटी के नाम से भी जानते हैं। कोई दिक्कत?
चले आगे। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पर बात करते हैं। तो ओनरशिप के बेसिस पे लायबिलिटी भी यहां भी दो तरीके की रहती है। ठीक, पहला होगा इंटरनल लायबिलिटी और दूसरी होगी एक्सटर्नल लायबिलिटी। क्लियर है? एक हो गई इंटरनल और एक हो गई एक्सटर्नल लायबिलिटी। चलिए अब इसको हम लोग समझना चालू करते हैं डिटेल में। क्लियर है कि इंटरनल लायबिलिटी क्या होती है, एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या होती है, और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्या है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी क्या है। अब इसे डिटेल में समझना चालू करते हैं। ठीक है,